हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 का यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सारा कंसेप्ट बताया था। आज हम आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। समझ गए बात को? आसान सा क्वेश्चन है इसका, आप उसके लिए कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन में पहला टाइप 1 का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। लिखिए टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 का एक क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, मैट्रिक्स का प्रयोग करके सॉल्व करना है। पहला है 2x + 5y = 1 और ये 2x + 5y = 1। दूसरा है 3x + 2y = 7, ठीक है। पहला है 2x + 5y = 1, दूसरा है 3x + 2y = 7। अब हमको क्या करना है? मैट्रिक्स का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो पहला लिखिए लेट मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के बदला हम क्या लिखिएगा? ए होगा इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या सब होगा उसमें? 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। उसके बाद लिखो एक्स। मैट्रिक्स एक्स मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स। एक्स में क्या सब है? एक्स और वाई लिख दिया। फिर लिखो मैट्रिक्स बी। बी में आपका क्या सब होगा? यहाँ देखिए कांस्टेंट 1 और 7 जो इधर आया था, लिख दिया, ठीक है। अब हमने आपको सिखाया था, हमने आपको क्या सिखाया था? हमने सिखाया था ए एक्स बराबर बी। आपको याद होगा कंसेप्ट हमने बताया था कि ए एक्स बराबर होगा बी, जहाँ x बराबर क्या होगा? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब क्या होगा? ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। बोलो, आपको सिखाया था ये टेक्निक, ठीक है। अब आ जाइए, मैट्रिक्स ए आ गया आपका, x आ गया और ये आपका b आ गया, है ना। तो x निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी यानी ए इनवर्स निकालना होता है। ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। इसके नेचर का पता करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। यहाँ हमने लिखा डिटर्मिनेंट ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 5, 3, 2। अब इसको सॉल्व करो। 2 × 2 ये आपका हो गया 11। 2 × 2 4 - 3 × 5 15। 4 में 15 को घटाओ -11। ये डिटर्मिनेंट ए का मान हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उसका इन्वर्स आसानी से एग्जिस्ट करता है। और कैसा सॉल्यूशन होता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। समझ गए बात को? ये कंसिस्टेंट होगा और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आ जाइए, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। आपको हम बताए थे जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ गए बात को? आपको हमने बताया था कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और अनंत सॉल्यूशन भी हो सकता है। समझ गए बात को? ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर नहीं है तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब निकालिए, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। अब आप क्या लिखोगे? चूंकि ए एक्स बराबर क्या होता है? बी। बोलो, ए एक्स बराबर क्या होगा? बी होगा। ए को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे बी आएगा। ए एक्स बराबर क्या होगा? बी। देखो, इम्प्लाइज दैट x बराबर आपका क्या होगा? ए इनवर्स बी। x बराबर क्या लिखेंगे? ए इनवर्स बी। x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के जगह पे क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स के जगह पे क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। x के जगह पे क्या लिखोगे? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के जगह पे एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। ए इनवर्स के जगह पे एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। ओके। अब सवाल उठता है इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो, एडजॉइंट का कंसेप्ट हम बताए थे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। और अगर 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा तो आप डायरेक्ट उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो?
तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना करेंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना करेंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। समझ गए? उसी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो x बराबर आपका क्या होगा, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए गुना b। तो डिटरमिनेंट ए के जगह पे आपका क्या है, -11। यहाँ लिखो 1/-11 लिख दिया। अब आ जाओ एडजॉइंट ए का बात करते हैं। तो एडजॉइंट ए में क्या करोगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको बताया कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करेंगे। जैसे 2 है तो 2 को अदला बदली कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या सिखाया, फिर हमने कहा कि सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 5 है, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -5। क्या किया हम लोगों ने, मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली किया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना किया। देखिए 3 5 था तो -3 और -5 हो गया और मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली किया। या अगर आप इसका पहले कोफैक्टर निकालो फिर ट्रांसपोज करो फिर भी वही चीज आएगा। तो आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में, या कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए, या आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली कर देंगे, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना कर देंगे। ये आपका देखिए डिटरमिनेंट है 1/डिटरमिनेंट है, ये हो गया एडजॉइंट है गुना b का मान लिखोगे भैया। अब b के जगह पे देखो क्या है, b के जगह पे है 1 और 7, b के जगह पे क्या है 1 और 7। चलिए अब हम x का बात करते हैं, लिखते हैं इंप्लाइज दैट x बराबर 1/-11। इधर देखो कैसे टूटेगा, इसको तोड़ने का नियम होता है। पहले देखिए रो कॉलम वाइज कैसे गुना करते हैं, गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से। बोलो रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से। 2 को 1 से गुना करिए 2, -5 को 7 से गुना करिए, 2 को 1 से गुना किया 2, -5 को 7 से गुना किया -35, यानी 2 प्लस कोष्ट में होगा -35। चलेगा? अब दूसरा रो में आइए, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करिए, -3 को 1 से गुना करिए -3, 2 को 7 से गुना करिए प्लस 2 गुना 7 14 कर दिया। आप यहाँ पे हमने -3 प्लस 14 लिख दिया आराम से। चलिए अब x का बात करेंगे। x का मान आपका क्या होगा 1/-11। इस साइड में देखोगे तो 2 में -35 को घटाओगे, 2 में -35 को घटाओगे तो -33, और -3 में 14 को जोड़ोगे तो आपका क्या हो गया 11। एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए 2 में -35 को जोड़ेंगे -33 और ये हो गया आपका 11। अब ये जो आपका 1/-11 है, यानी -11 से इसमें भी भागा होगा इसमें भी भागा होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए अब लिखिए जहां x है, x का मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, x के जगह पे क्या लिखोगे x और y। ठीक है, अब आप 33 को ध्यान दीजिए, -33 को -11 से भागा देंगे तो 3 होगा, और 11 को -11 से भागा देंगे तो -1 होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका ऑर्डर भी सेम होगा, साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर x बराबर है 3, साथ ही साथ y बराबर क्या है -1। x बराबर है 3, साथ ही साथ y बराबर क्या हो गया -1। x बराबर 3 एंड y बराबर -1। ये हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। थोड़ा तेजी से बना दिया, ये सब सवाल आसानी है। आपको ये समझना है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले a लिखना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर x लिखना है वेरिएबल, फिर b लिखना है कांस्टेंट। लिख दिया? ठीक है। अब हम जानते हैं ax बराबर होता है b, x बराबर होता है a इनवर्स b। a इनवर्स का मतलब एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट ही उसके नेचर को बताता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ निकाला डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट 2 5 3 2 का डिटरमिनेंट -11 आ गया, यानी डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है। आपको हमने सिखाया था जब डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होगा तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, और उसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा, चूंकि x बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, a इनवर्स के लिए फॉर्मूला लिखा एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट। अब 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लेंगे। 3 ऑर्डर वाला रहेगा, थोड़ा सा कठिन होगा, वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 2 ऑर्डर वाला एडजॉइंट कैसे निकाला, मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली किया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली किया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई किया। इधर लिख दिया 1 से 1। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स वाई का मान निकल गया, आंसर हो गया। ओके, जल्दी लिखिए।
थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ठीक है, लिख लिए सब। एक अगर आप दो इक्वेशन वाला सीख गए, आप कोई भी बना सकते हैं। डाटा में अंतर रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। समझ गए बात को? दो नंबर का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। दूसरा x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 9। x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 9। उसके बाद है 2x प्लस y प्लस 3z। 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 1। 2x प्लस y प्लस 3z बराबर होगा 1। पहला है x माइनस वाई प्लस z बराबर 4। दूसरा x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 9। तीसरा 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। CBSE 2003 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आइए, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहीं से मान लीजिए सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मैट्रिक्स ए के जगह पे आप क्या लिखिएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए में देखिए क्या सब है, थोड़ा इधर से लिखिए। ए के जगह पे ए में देखो क्या सब, ए के जगह पे आपका होगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉफिशिएंट। ठीक है, देखो 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2। तीसरा में देखोगे तो आपका हो मिलेगा 2 1 3 2 1 और 3 मिल गया आपका। ये आपको हो गया मैट्रिक्स से 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3 मिल गया। ये मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, अब अगर मैट्रिक्स ए मिल गया हमको, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे मैट्रिक्स एक्स। एक्स की जगह पे क्या होगा आपका? एक्स वाई जेड मिल गया। उसके बाद मैट्रिक्स बी के जगह कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट में क्या सब होगा? 4 9 1 4 9 और 1 लिख दिया आराम से। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है कि ये 3 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला हल्का लगता है, 3 ऑर्डर वाला थोड़ा सा कठिन लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है।
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो इसके लिए हम बताए थे सबसे पहले आपको मान निकालना होगा डिटर्मिनेंट ए का। आपको हमने सिखाया था, याद होगा आपको, हमने पिछला क्लास में बताया था कि सबसे पहले मान हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए का। निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, ये समझने के लिए हम साइड से लिखते हैं, समझने के लिए। आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि एक्स के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बी, बताया था ना। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना हो गया बी, ठीक है, ये हो गया आपका। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। आपको हमने कहा था कि सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। दुनिया में दो बात होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा। बोलिए, तीसरा बात संभव है, नहीं है। हमने कहा या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा। फिर जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा और वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक बात, और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। दूसरा हमने सिखाया था, जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा, कल्पना करो ये नीचे वाले का मान 0 हो गया, ये नीचे वाले का मान 0 हो गया, तब हम ऊपर वाला निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाएगा तब हम लोग क्या निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए गुना बी, एडजॉइंट ए गुना बी। अब या तो एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 होगा, ठीक है, या तो एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो सवाल उठता, अगर इसका मान 0 हुआ, ध्यान दो, जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा, नीचा वाला 0 होगा, तो हम निकालेंगे ऊपर वाला एडजॉइंट ए गुना बी। जब एडजॉइंट ए बी गुना बी का मान 0 होगा तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बोलिए, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल होगा। एक बात, और जब एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, उस टाइम में इसको हम क्या बोलेंगे, जब एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा। और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे लिखो, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पहले पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए बनाया था कि आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं हुआ तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। और यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर हुआ तो हम एक और टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, एडजॉइंट ए गुना बी। अब यदि एडजॉइंट ए गुना बी का भी मान 0 होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा और उसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं हुआ तो वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ओके। पिछला क्लास में ये सब बताए हैं, इससे पहले वाली वीडियो में है। आप अगर कोई या लोग नहीं क्लास किए थे कृपया आप उसको देख लीजिए, इससे पहले वाले क्लास को। हो गया, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में बताए थे, मिटा सकते हैं। अब आ जाओ।
अब आ जाइए क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स से दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब देख इधर निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट बताएगा इसके नेचर को। डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। पहला रो के लॉन्ग मान लो हम तोड़ दिया, पहले लिखा 1 फिर 1 का कोफैक्टर, तो पहला रो पहला कॉलम को ढक दो। क्या क्या बच गया, माइनस टू 1 और 3। पहला रो पहला कॉलम को ढकने पर ये बचा, ठीक है, माइनस टू 1 और 3, ठीक है। अब ये आओ -1, इसका क्या पोजीशन है, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 ओड पोजीशन है, अलग से माइनस लगेगा तो माइनस ऑफ -1। अब लिखो पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, क्या सब बचा 1 माइनस 2 2 और 3 लिख दिया आराम से, ठीक है। ये 1 में आओ, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ क्या लिखेंगे +1। देखो क्या लिखे +1, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवेन पोजीशन है। हम पहले बोले हैं जब इवेन पोजीशन होगा तो उसके आगे प्लस होगा, ओड पोजीशन होगा तो अलग से माइनस लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे +1। अब 1 का कोफैक्टर क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम को ढक दो, यहाँ आपका बच गया 1 माइनस 2 2 और 1, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आ जाइए इसको हमको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 गुना मेन डायगोनल -2 गुना 3 -6 घटा 1 को -2 से गुना करो, माइनस ऑफ -2, देखिए -6 और माइनस ऑफ -2 लिख दिया आराम से, ठीक है। अब आ जाओ ये माइनस +1 गुना 1 को 3 से गुना करो 3 और माइनस +4, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 को 1 से गुना करो 1 और माइनस +4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा -6 + 2 हो गया। अब 3 4 3 7 7 को 1 से गुना करो 7 हो गया, ठीक है। अब इधर 4 1 5 1 से गुना करेंगे 5 ही होगा, ठीक है। देखिए -6 + 2 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा, और इधर 7 और उधर हो गया 5। अब इसको जोड़िए 7 2 9 5 14, 14 में से 6 को घटा दीजिए 8 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब बताइए कि अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 8 होता है, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 8 होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट हुआ, इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। कंसिस्टेंट शब्द का मतलब ये होता है सॉल्यूशन होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनंत सॉल्यूशन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये इसका कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। ये जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होता, साथ ही साथ एडजॉइंट ए गुना बी का भी मान 0 होता, तब उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। इतना आप लिख लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए कंसेप्ट है x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए आप निकाल चुके हैं, आपको निकालना है एडजॉइंट ए। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। यही अगर 2 ऑर्डर वाला सवाल था तो डायरेक्ट निकल गया था, मेन डायगोनल का अदला बदली, सेकेंडरी डायगोनल को माइनस से गुना। लेकिन 3 ऑर्डर वाले में थोड़ा सा आपको बुद्धि लगेगा, ठीक है। आप इसको तेजी से लिख लीजिए, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, सवाल को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए।
एक बार लिख लिए। अब ज्वाइंट निकालने के लिए थोड़ा सा याद रखना, बी क्या था 491। यहाँ फिर से लिखते हैं लेट ए बराबर, ए ज्वाइंट निकालेंगे। ये क्या सब है, ये आपका है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। ठीक है, ये मैंने ज्वाइंट निकालना है। ए ज्वाइंट है गुना बी, बी तो आपका है ही, बी से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सबको थोड़ा मिटा देते हैं, ये सब लिखा हुआ है आपका। अब यहां से सीखिए एक ज्वाइंट कैसे निकालते हैं। एक ज्वाइंट हमने आपको क्या सिखाया था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एक ज्वाइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, ये ए है। अब हम लोग इसका एक ज्वाइंट निकालते हैं। फिर से ए लिख दिया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यहां हम लिखते हैं एक ज्वाइंट ए। देखिए ज्वाइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर लेंगे, फिर हम लोग उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये 1 है, इसका कोफैक्टर हमको लेना है। हम क्या करेंगे, 1 का पोजीशन, पहला रो पहला कॉलम। इसको पोजीशन को समझना, थोड़ा हम आराम से सिखाते हैं। 1 का पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम, 1 1 2। पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, इवेन पोजीशन। अगर इवेन पोजीशन होगा तो अलग से माइनस नहीं लगेगा, ओड पोजीशन होगा तो अलग से माइनस लगेगा, क्योंकि हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, चिन्ह सही माइनर। चिन्ह क्या, चिन्ह मतलब -1 का पावर i प्लस जे, -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या। अब सोचो अगर -1 का पावर सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा, -1 का पावर विषम संख्या होगा तो माइनस रहेगा, इसलिए ऐसा हम करते हैं। अब ये अगर 1 का कोफैक्टर लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम को ढक दीजिए। ये पहला रो पहला कॉलम को ढकने के बाद देखो क्या बचा, पहला रो पहला कॉलम को ढकने के बाद आपका बच गया ये 4 बच गया, बचा ये 4, ये 1 2 3 4, ये 4 बच गया। कैसे सॉल्व करोगे, -2 को 3 से गुना करो, -6 घटा -2 तो क्या होगा आपका, ये आपका होगा -6 माइनस ऑफ -2 यानी -6 +2 यानी हो जाएगा -4 आएगा। लिख दिया आराम से। चलिए अब आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर लो। इसका क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम यानी 2 1 3, ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। क्या सब बच गया, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका बच गया ये 4। कौन कौन बच गया, 1 -2 2 3, 1 -2 2 और 3। कैसे, यहाँ फिर से देखिए, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, क्या बचा 1 -2 2 और 3। अब सॉल्व इसको करते हैं, 3 1 गुना 3 3 माइनस 2 गुना 4 -4 3 -4 यानी हो जाएगा आपका 7 होगा, लेकिन अलग से माइनस लगेगा। क्यों सर अलग से माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये ओड पोजीशन है, ऐसा नहीं यहाँ पे माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह ओड पोजीशन है। तो यहाँ पे इसके बदलाव हम लोग क्या लिखेंगे, -7 लिख दिया, -7, कोई दिक्कत, -7 लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे इस 1 के बारे में। इसका क्या पोजीशन है, देखो इसका पोजीशन है आपका पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4, इवेन पोजीशन है। इवेन पोजीशन है तो अलग से माइनस नहीं लगेगा। तो पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद ये चारों बचेगा। कौन कौन बचेगा, 1 -2 2 और 1। कौन कौन बचेगा, पहला रो तीसरा कॉलम को ढक दो, 1 -2 2 और 1। अब इसको सॉल्व करो, 1 को 1 से गुना करो, 1 माइनस 2 गुना 4 -4 1 -4 यानी ये आपका क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बोलो कोई तकलीफ का बात है, तो -4 -7 और 5 यह हमने लिख दिया ऐसा। बोलिए कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात नहीं है, पहला रो का काम तमाम।
जरा गौर करो, इसका 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 तीनों का हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब ये 1 का कोफैक्टर निकालो। इसका क्या पोजीशन है? इसका पोजीशन है दूसरा रो और पहला कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा। चलिए दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक दो। ढकने से क्या सब बचा? दिक्कत होगा तो साइड में लिख लेना, नहीं दिक्कत होगा तो ऐसे ऐसे कर लेना फट से। है कैसे? ऐसे ऐसे करोगे, एक को -1 को 3 से गुना करो -3, 1 को 1 से गुना करो घटा 1, -3 में 1 को घटाइए तो -4। लेकिन इसका पोजीशन क्या है? ओड पोजीशन। कैसे? दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा, इसलिए -4 में अलग से माइनस लगा देंगे तो +4। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, ये इसका क्या पोजीशन है? इसका पोजीशन है दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया। दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने से क्या क्या बचेगा? देखिए इसको और इसको ढक देंगे, ये चारों बच जाएगा। कौन कौन बच जाएगा? 1 1 2 3 बचेगा, बचेगा नहीं। इसको सॉल्व कर लो, 3 गुना 1 3 -2, 3 में 2 चला गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत है? और दूसरा कॉलम है 2 2 4 इवन पोजीशन है तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस। अब यहाँ आ जाइए -2 का क्या पोजीशन है? इसका पोजीशन है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन है तो उसके आगे का चिन्ह होगा माइनस। देखिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढक दिया, कौन सा बचा? 1 -1 2 1 बचा। कौन कौन बचा? 1 -1 2 1। इसको सॉल्व करो, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 -2, 1 -2 यानी 3, तो ये यहाँ पे लिख दिया 3। अब देखेंगे इसके आगे माइनस भी लगेगा क्या? इसका पोजीशन क्या है? दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा। ओड पोजीशन है तो अलग से माइनस लगेगा, लगा दिया। ओके चलिए, अब बहुत ज्यादा हद तक आप लोगों ने कर लिया। अब ये 2 में आइए, इसका क्या पोजीशन है? यही आदमी को क्या होता है कि ये जो ज्यादा इसमें करना पड़ता है तो हार्ड हो जाता है। बच्चा क्लियर? कठिन नहीं है। अब हम आपको कहेंगे कि इसका कोफैक्टर निकालो, बोलो नहीं निकाल सकोगे क्या? पहला रो पहला कॉलम को ढक दिया, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, हो गया कोफैक्टर है। चिन्ह देख लेंगे, पोजीशन क्या है? चिन्ह का मतलब -1 का पावर i प्लस j, इवन पोजीशन प्लस ओड पोजीशन माइनस, सिंपल सा बात है। लेकिन है क्या? नोट बार निकालना पड़ता है तो आदमी को हार्ड लगता है, कठिन लगता है। तो कठिन से घबराना नहीं है, क्योंकि बड़ा होगा तो ज्यादा अंक का सवाल भी होगा नहीं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ना, शॉर्ट क्वेश्चन तो हुआ नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपका टाइम भी लेगा नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, इस 2 का कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आपके सामने में है, ध्यान दीजिए। इसका क्या नाम है? तीसरा रो। इसका क्या नाम है? पहला कॉलम। तीसरा रो पहला कॉलम को ढक दिया, क्या क्या बच गया? यहाँ बच गया तीसरा रो पहला कॉलम को ढक दिया, यहाँ बच गया -1 1 -2 देखिए तीसरा रो पहला कॉलम को ढक दिया, -1 1 -2 सॉल्व करो। -1 को -2 से गुना करेंगे 2 -2 को 1 से गुना करेंगे -2। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया? -1 को -2 से गुना किया 2 आ गया, अब -1 को 1 से गुना किया -2 है ना, -2 को 1 से गुना किया -2, अब बीच में माइनस होगा तो ये हो गया 2 -2 तो 0 हो गया। इसका कोफैक्टर आपका क्या होगा? 0 होगा। देखिए कितना सिंपल है, और यही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, डायरेक्ट आप करोगे। तीसरा रो पहला कॉलम को ढक दिया, 4 तो आपका बच गया, 4 बच गया, ऐसे सोचो -1 गुना -2 2 और घटा -2 गुना 1 -2 तो 2 घटा 2 -2 है तो 2 -2 ये तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया, देखिए 2 और -2 ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, या बच्चा जैसे वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? अब आ जाइए, इसको देखिए, इसका क्या पोजीशन है? तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दीजिए। तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने से क्या क्या बचा? ये चारों बचेगा, 1 1 1 -2 सॉल्व करके बताइए क्या होगा, है ना। 1 को -2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो -2 घटा 1 को 1 से गुना करेंगे -1 -2 -1 मिला के -3
लेकिन इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है एलिमेंटेड द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। अब सोचो अगर तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है यानी ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन है तो अलग से माइनस लगेगा, तो -3 में अगर अलग से माइनस लगा दोगे, सोचो अगर -3 में हम अलग से माइनस लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा +3, यहाँ पे हमने लिख दिया +3, एनी प्रॉब्लम। अब लास्ट इसका बचा कोफैक्टर, इसका क्या नाम है ध्यान दीजिए, इसका नाम है तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 6 इवन पोजीशन है, इसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ढक दो, क्या सब बच गया, देखिए इसको और इसको ढक दिया, ये 4 तो बचा, कौन कौन बचा 1 -1 1 -2, ये 4 बच गया, इसको सॉल्व करो, तो 1 को -2 से गुना करेंगे -2 माइनस 1 को -1 से गुना करेंगे -1, तो -2 माइनस ऑफ -1 यानी -2 + 1 -2 + 1 यानी -1 होगा, -1 होगा यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम में क्या आ गया -1, तो -1 ही लिख देंगे, अलग से तो चिन्ह लगेगा कि नहीं क्योंकि इवन पोजीशन है। तो देखो आप लोगों ने क्या किया, कोफैक्टर निकाल लिया, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्यों भैया कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आपका निकल जाता है, एडजॉइंट का मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब यहाँ लिखिए एडजॉइंट ए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पर देखिए क्या आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो किसमें बदल जाएगा कॉलम में, रो किसमें बदल जाएगा कॉलम में, पहला रो बदल जाएगा पहला कॉलम में, ये जो पहला रो है -4 -7 5, यहाँ लिख दीजिए -4 -7 5, उसके बाद लिखिए 4 1 -3 4 1 -3, फिर इसको लिखिए 4 3 -1, ये आपका हो गया एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए आपने कैसे निकाला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, बोलिए कैसे निकाला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। याद रखना डिटर्मिनेंट ए का मान 8 है, 8 है। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे चूंकि ये x बराबर क्या है b, यानी x बराबर क्या होगा a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स का मतलब एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a गुना b, चलेगा। डिटर्मिनेंट ए का मान 8 निकला था, अभी तुरंत 8 था डिटर्मिनेंट ए का मान, एडजॉइंट ए का ये मान है, लिखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए का मान क्या सब है, यहाँ पे लिखिए -4 4 -4 4 4 रहने दीजिए, ठीक है। अब दूसरा रो में -7 1 3 -7 1 3 लिख दिया। अब तीसरा रो में 5 -3 -1 5 -3 -1 5 -3 -1, कोई दिक्कत, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ठीक है। प्रयास करेंगे कहीं भूल नहीं हो। अब ये देखिए 1 बाय डिटर्मिनेंट, ये हुआ एडजॉइंट है गुना b का मान लिखोगे, तो b का मान क्या था सवाल में देख लीजिए, आपकी कॉपी में लिखा होगा, b का नाम था 4 9 और 1, इस सवाल में b का वैल्यू था 4 9 और 1, ठीक है। b का मान आराम से लिख दिया। अब देखिए अब इसको क्या करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जरा गौर करिएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, देखिए पहला रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, पहला रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, ही लिख देते हैं पहला रो को पहला कॉलम से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1/8। इधर देखिए अगर -4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16,
4 को 9 से गुना करो, 4 गुना 9 36, फिर 4 को 1 से गुना करो +4। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए -7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -28। गुना करने का क्या नियम था, RCM, गुना का नियम, यही था गुना का नियम, RCM, रो कॉलम मेथड। रो को हमेशा कॉलम से गुना करते हैं। देखिए -4 गुना 4 -16, 4 गुना 9 36, 4 गुना 1 4, फिर दूसरा रो में 7 गुना 4 -7 गुना 4 -28, 1 गुना 9 प्लस हम लोग क्या लिखेंगे 1 गुना 9 9, फिर 3 गुना 1 प्लस क्या लिखेंगे 3, फिर देखो 5 को 4 से गुना करो 20, प्लस -3 को 9 से गुना करो -3 गुना 9 -27, फिर -1 को 1 से गुना करो -1, लिख दिया आराम से। कोई दिक्कत का बात होगा है? आप देख लीजिए इस गुना में आपको कोई परेशानी हो रहा है, कोई परेशानी का बात नहीं होगा। अब नीचे इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/8, अंदर में क्या सब होगा, देखिए 36 में 4 को जोड़िए 40, 40 में 24 को घटाइए, 40 में 24 को घटाएंगे तो 24, 40 में 16 को घटाए तो 24, फिर यहाँ देखिए 9 3 12, 28 में 12 को घटा दीजिए 16, 27 1 28, 20 -28 -8। अब 8 से तो सब में भागा होगा। मैट्रिक्स का नियम होता है, अगर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से गुना करते हैं तो उसके अंदर में जितना एलिमेंट होता है सब से गुना होता है, भागा करेंगे तो उसके अंदर में जितना एलिमेंट होगा सब से डिवाइड होगा। तो आप लिखिए x, अब x का मान पूरा लिख दीजिए, x का मान क्या है x y z, और इधर देखोगे 24 को 8 से भागा देंगे 3, 16 को 8 से भागा देंगे 8, 24 को 8 से भागा दिया 3, 16 को 8 से भागा दिया 2, -8 को 8 से भागा दिया -1, को 8 को 8 से भागा दिया तो क्या हो गया -1। लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब x बराबर 3 होगा, कोमा y बराबर 2 होगा, कोमा z बराबर -1 होगा। x y z तीनों का मान निकल गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, लिखिए। कोई तकलीफ है? ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ -16 लिख दीजिए, -28 है, यहाँ पे -2 लिख दीजिए, y का मान -2 होगा। ठीक, एक बार इसको आप जल्दी लिखिए। अगर आपको कहीं देखिए, पहला बात तो कोफैक्टर निकाला, फिर ट्रांसपोज किया, फिर ज्वाइंट आ गया, ax बराबर होता है b, तो x बराबर a इनवर्स b। ये सारा कंसेप्ट इससे पहले वाली क्लास में बताया है। अगर आप नई क्लास किए होंगे तो उस क्लास को एक बार देख लीजिए। ax बराबर b, तो x बराबर क्या होगा a इनवर्स b। अब x बराबर लिखेंगे एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना b। ठीक है, एडजॉइंट ए कैसे निकालना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ये है, डिटर्मिनेंट b का मान 4 9 1 था, डिटर्मिनेंट ए का मान 8 था। इसको मल्टीप्लाई किया, कैसे गुना करते हैं, गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम। आपके सामने हम गुना किया आंसर। जल्दी करिए, जल्दी लिखिए थोड़ा सा। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। 3 ऑर्डर वाला जितना भी सवाल है सब ऐसा ही बनेगा। इसको आप लिख चुके हैं, विश्वास करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जितना भी सवाल आपको मिलेगा तो 3 इक्वेशन वाला ही मिलेगा, जिसमें 3 वेरिएबल होगा और 3 इक्वेशन होगा। बनाने का यही प्रोसेस है, आप आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल आप लिखिए, आप इसको बनाइएगा। लिखिए तीसरा,
का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0, पहला। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6, दूसरा। तीसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 4z बराबर 7, तीसरा। 3 इक्वेशन है। अब देखिए ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की जगह पे आपका क्या सब होगा, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए, ठीक है। 3 इक्वेशन है तो मैट्रिक्स ए लिखोगे। मैट्रिक्स ए के जगह पे क्या सब होगा, 2 माइनस 1 1, एक बोलिए 1 माइनस 1, कॉफिशिएंट 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 4, कॉफिशिएंट जो होता है वही लिखते हैं, 3 माइनस 1 माइनस 4, ये हो गया। फिर आप लिखो x, x क्या है, वेरिएबल, x की जगह क्या लिखोगे, x y z। फिर b क्या है, कांस्टेंट, यहाँ b की जगह पे क्या लिखोगे, 0 6 7, ये आपका b हो गया। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब इस सवाल में आप सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट a। देखना अगर डिटर्मिनेंट a का जो भी मान आएगा, है ना, तो डिटर्मिनेंट a कैसे निकालोगे, इसी का डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 4। अब डिटर्मिनेंट a को हम सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट a का मान आएगा। देखिएगा डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं आएगा अगर, तो हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। वही एडजॉइंट ए निकालने में थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, लेकिन कठिन नहीं होगा, आप ट्रायल करोगे। एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, फिर हम लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। ओके, सॉल्व कर लेंगे आप। विश्वास करते हैं 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब अगला क्लास में हम इसका आपको बता देंगे कि जब अनंत सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, ओके।